को पैसे देंगे तो क्या बैंक उसे तिजोरी में बंद करके रख देंगे? आखिरकार की यूपीआई की जरूरत पड़ी क्या और यूपीआई है क्या? एक बैंक के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन फिर भी वो डूब जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या होगा अगर सब लोग अपना पैसा एक साथ बैंक से निकाल ले? हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज मी पर्व। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज अपन बात करने वाले हैं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बारे में। आज हम बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें जानने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बैंकिंग का नाम सुन के मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, क्या भैया? पैसा। तो भाई सब चीज़ यहाँ पर बैंकिंग किससे रिलेटेड होने वाली है भैया? किसी और से नहीं, पैसे से रिलेटेड। अब पैसे कब आए, कैसे आए, क्यों आए, बात समझते हैं। बात करते हुए पैसे की हिस्ट्री के बारे में। और सबसे पहली बात ये कि जो पहले जो ट्रेड होता था, ट्रेड का मतलब क्या? देखो यार, मेरे को अगर जीना है, अगर मेरे को जीना है तो भाई मैं कुछ ना कुछ चीज़ तो लूँगा। मेरे को खाना चाहिए, मेरे को कोई कपड़े चाहिए, मेरे को एनीथिंग, मेरे को कुछ भी चाहिए तो मैं किसी और से लूँगा एक चीज़। मैं खुद तो बनाने बैठूंगा नहीं कपड़ा। तो एक एग्जांपल लेते हैं भैया, दो इंसान का। पहला इंसान ए, दूसरा इंसान बी। अब ए इंसान के पास क्या है? ए इंसान भैया शूज़ बनाता है, मगर ये क्या करता है भैया? मैन्युफैक्चरिंग करता है शूज़ की। मगर इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए भैया बैग। ही वॉन्ट्स अ बैग। मगर बी के पास बनाता क्या है ये? बैग। चाहिए क्या? शूज। तो यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पर भाई जो ए को चाहिए वो बी बनाता है, जो बी को चाहिए वो ए बनाता है। तो यहाँ पर ए को बी की जरूरत है, बी को ए की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी भैया अगर ए को कोई चीज चाहिए तो उसे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज की जरूरत हो, एंड एक और चीज, उसके पास उसको देने के लिए बैग भी हो। और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ए बी दोनों एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब फिर से समझाता हूँ कि अगर ए को कुछ चाहिए तो वो बी के पास होना चाहिए, एंड जो बी को चाहिए वो ए के पास भी होना चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का यहाँ पर चक्कर पड़ रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है भैया आपके पैसे की। तो अभी अब बात करते हैं पैसा है क्या? क्या एक कोई नोट है? क्या ये कोई मैटर का पीस है? देखो पैसा कुछ नहीं, एक लीगल टेंडेंसी है। यानी कि एक लीगल तौर पे आपको बोल दिया कि भैया आज से ये पैसा। तो अगर मैं बोलूँ आज से ये पैसा, तो हाँ भाई आज से पैसा। मैं बोलूँ आज से ये पैसा, हाँ भाई आज से ये पैसा। मैं बोलूँ आज से ये पैसा, तो आज से ये पैसा। मगर ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है इंडिया के अंदर आरबीआई। अब आरबीआई क्या है, बात करते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब बात करते हैं भैया बैंकिंग से रिलेटेड। मेरे पास दूसरा जो टर्म याद में आता है वो है बैंक्स। तो भैया बैंक्स है क्या? देखो यार, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 5। उसके अकॉर्डिंग बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये कि एक ऐसी जगह है, ऐसा कोई चीज़ है जो कि पैसे से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। अभी करता क्या है? सबसे पहली बात भैया, ये एक्सेप्ट करता है मनी, यानी पैसे को एक्सेप्ट करता है। किससे? पब्लिक से। तो वह पैसे को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है भैया? क्यों ले रहा है? फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी भैया बैंक पैसे को लेकर के दूसरे को पैसा देगा और इन्वेस्ट भी करेगा। अब लैंडिंग इन्वेस्टमेंट से बैंक का क्या फ़ायदा, ये हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया वाई बैंक्स आर इम्पोर्टेंट, वाई इम्पोर्टेंट। तो बैंक्स है ठीक है, क्या है बाद में देख लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ी क्या। देखो, सबसे पहली बात ये कि आप अपना पैसा कहीं बेड के अंदर छुपा करके तो रखोगे नहीं, उसको स्टोर करने के लिए, इसको सिक्योरली स्टोर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो भैया यहाँ पर आपकी एंट्री होती है बैंक से। तो पहला फंक्शन ये बैंक का होता है भैया, सिक्योरली स्टोर करना पैसों को। तो बैंक पैसे को आराम से सुकून से सिक्योरली स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट आपके यहाँ इससे पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। क्या करना है भैया, एक स्कैनर है, उसको स्कैन करो एंड पैसा अपने आप अपने बैंक से निकल जाएगा। एंड इट एलिमिनेटेड द यूज ऑफ कैश। भैया कौन अपने पॉकेट के अंदर कैश लेके घूमेगा, फ़ोन है, फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन करा एंड पैसा डायरेक्टली जिसको देना है उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपको बैंक्स लोन भी देता है, एंड लोन क्यों देता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर भैया इससे आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती है। क्यों सेविंग इंक्रीज क्यों होने वाली है भैया, देखो आपने भैया अगर 1 लाख रुपए बैंक को दिया तो बैंक बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपने हमको पैसा दिया है बहुत बढ़िया, अब इस पैसे को हम अपने पास नहीं रखने वाले, इस पैसे को हम लैंड करेंगे और इन्वेस्टमेंट को देने वाले हैं। इस चीज़ को हम आगे भी समझने वाले हैं, तो अगर समझ में ना आए तो आगे समझ में आ जाएगा। तो भैया इस पैसे को हम लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम आपको इस पैसे पर इंटरेस्ट रेट देंगे, यानी जो पैसा आपको आपने हमें दिया है वो तो देंगे, उसके ऊपर से भैया उस पैसे पे हम 7-8% का इंटरेस्ट रेट और आपको देंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको दी जाती है भैया क्या, कि ये पूरी इकोनॉमी चलाने में हेल्प करता है, ये पूरी इकोनॉमी को रन करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कोई पैसा उसमें देगा, वो किसी और को पैसा देगा, वो कहीं और खर्च करेगा, पूरी इकोनॉमी इससे स्मूथली रन होती है। अच्छा, अब अपन समझते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते क्या है। उससे पहले इसको समझने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट होता क्या है। अच्छा, सपोज करो तुम्हारे पास भैया बहुत सारा पैसा आ जाता है, तुम्हारे पास भैया 1 करोड़ रुपए आ चुका है। अब उस पैसे को तुम बैंक में रखने गए, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है, तो भैया तुम बैंक के पास गए कि बैंक भैया पैसे रख लो, तो तुम उस पैसे को किसको देने वाले हो, जो बाहर गार्ड रख खड़ा हुआ है उसको, जो बैंक का मैनेजर है उसको, यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको, या फिर कहाँ पर लॉकर के अंदर बंद करके, और जो यहाँ पर नहीं। देखो यहाँ पर आपके पास भी एक बैंक है, एंड बैंक के अंदर भी आपका एक बैंक अकाउंट है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, इसका कोई अकाउंट XYZ का अकाउंट, इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट है। भैया फॉर एग्जांपल आपका ये अकाउंट है, तो आप जो भैया कैश देने वाले हो वो यहाँ पर, जो भी आप देने वाले हो वो यहाँ पर हो जाएगा सबमिट। तो यहाँ से वैसे आपके बैंक के अंदर कहीं नहीं जाने वाले, बैंक के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, बैंक अकाउंट। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ये है, आपको पूरे बैंक से कोई लेन देन नहीं, आपको पूरे बैंक अकाउंट से लेन देन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, इनका यूज़ क्या क्या है। अच्छा, पहले बैंक अकाउंट की बात करते हुए, पहला बैंक अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट। फिर सेविंग अकाउंट क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर पैसा दोगे, आपका पैसा बचेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर तुम बैंक के पास जाते हो एंड बैंक को 1000 रुपये देते हो, तो बैंक यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, इससे आपकी सेविंग भी होगी, ताकि तो पैसे इंक्रीज भी हो। अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल या फिर जॉइंट भी हो सकता है, यानी आप अकेले जाओ कि मैं अकेला कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ तो अकेले भी खुलवा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि भैया मैं और मेरा दोस्त भी बैंक अकाउंट खुलवाए एक साथ, तो भैया दोनों जॉइंट भी खुलवा सकते हो। अब यहाँ पर भैया बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देने वाला है, यानी आप जो पैसा दोगे, पैसे जो आप देने वाले हो उसको प्रिंसिपल कहते हैं।
एंड जो उस पर आपको बैंक एक्स्ट्रा पैसा देगा उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो भैया बैंक आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट रेट ऐड करके देगा। तो नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पर करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट भैया आपके बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए होता है। भैया आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में आपको हर दिन दसों बार आपको भैया पैसा देना पड़ेगा। तो यार सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट होती है कि आप एक दिन में इतने ही आप बार बार पैसे निकलवा सकते हो। तो आप यहाँ पर करंट अकाउंट अकाउंट खुलवा सकते हो। एक केवल बिजनेस पर्पज के लिए होता है। इस पर आपको नो इंटरेस्ट रेट, आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट इस पर नहीं मिलता है। ये आपको केवल पैसा स्टोर करने के लिए और बेसिकली ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। कि अगर मेरे को आज 200 रुपये की ट्रांजेक्शन करनी है बिजनेस का अकाउंट से, तो वह 200 रुपये के अकाउंट के मैं 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, इसको समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लीज समझिएगा। देखो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्या, मान लो आपके बैंक अकाउंट के अंदर अभी 10,000 रुपये है, लेकिन आपको ज़रूरत है 20,000 रुपये की। तो बैंक क्या बोलता है, कोई बात नहीं यार, आप लोन लोगे जा कर के, बहुत सारे आपको पेपर वर्क करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है, हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे अपने तरफ से, क्योंकि आप हमें करंट अकाउंट खुलवा रहे हो, आपके बिजनेस जानते हैं भैया पैसे की ज़रूरत होती है, इससे हम 10,000 रुपये भी आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा भी दे देंगे। एंड उसी फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये टाइप ऑफ लोन ही होता है। अब अपन बात करते हैं भैया एफडी अकाउंट। ठीक है, एफडी अकाउंट क्या होता है, देखो एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ये बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह होता है। पहली बात ना, ये सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। मगर यहाँ पर क्या चेंज आते हैं समझो, यहाँ पर आपको पैसा फिक्स टाइम पे देना पड़ेगा। अब पैसा फिक्स टाइम पे देना पड़ेगा मतलब, देखो अगर भैया आपके पास अभी 1,00,000 रुपए है, तो आपको आप बैंक के पास जाओगे या इसको 1,00,000 रुपए रख लो। अब यहाँ पर एक फिक्स्ड वर्ड आ गया। फिक्स्ड वर्ड का मतलब क्या, कि 1,00,000 रुपए है, ये हम कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए 2 साल के लिए आपको दे रहे हैं, हम उसको निकालेंगे नहीं। अब ये ऐसा करते क्यों है, फॉर एग्जाम्पल चलो भैया आपकी शादी हो रही है। अब अगर आपकी शादी हो रही है तो भैया आपको चाहिए पैसा, तो भैया मेरे को फ्यूचर में 10,00,000 रुपए की शादी करनी है, मतलब 10,00,000 रुपए मेरी शादी में लग जाएंगे। तो उसके लिए भैया मैं क्या करता हूँ, अभी से ना 10,00,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं इसको कहीं खर्च ना कर दूँ, मैं अभी से उसको एफडी अकाउंट में डाल देता हूँ। अगर मैं इसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दूंगा, तो भैया बैंक उसको अगले 4-5 साल तक बचा के रखेगा। जब भी शादी, आपने जो भी डेट सेट कर रखी है, तो भैया जब भी शादी होने वाली है, आप उस वक्त जैसे आपके जो एफडी अकाउंट पूरा हो जाएगा, उस वक्त जाकर के बैंक से फिक्स्ड टाइम के अंदर आपने पैसा दिया था निकाल लोगे विद इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर एक और चीज़ समझने लायक है कि अगर भैया मेरे को इमरजेंसी हो गई, मेरे को कोई इमरजेंसी है, मेरे को पैसा जल्दी निकलवाना है, तो क्या मैं निकलवा सकता हूँ? हाँ, आप ज़रूर निकलवा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, एक यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ भैया, क्या हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ मनी टेकन आउट अर्ली, जल्दी पैसा निकालना तो भैया पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं यहाँ पर आपके लंप सम अमाउंट देना पड़ता है। तो ये लंप सम अमाउंट क्या होता है समझो ज़रा। लंप सम अमाउंट का मतलब होता है कि आप इसमें ऐसा नहीं कि कभी 10,000 रुपये डाल रहे हो बैंक अकाउंट के अंदर, कभी 15,000 रुपये डाल रहे हो। अगर आपको 2,00,000 रुपये देने हैं तो एक साथ कैश लेकर और 2,00,000 रुपये एंड डायरेक्ट डाल दो। फिर यहाँ पर आपको छेड़ना नहीं है, भूल जाओ आपने पैसे दिए थे, अब 2-3 साल बाद जो भी आपकी डेट है पैसे निकालने आ जाना इंटरेस्ट रेट के साथ। तो यहाँ पर कोई भी पैसा बार बार ऐड नहीं कर सकते, लंप सम अमाउंट देना पड़ेगा। एंड 2,00,000 रुपये तो भैया एक साथ तुम्हें 2,00,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर तुम्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने एफडी करवा रखी है, तो अगर नॉर्मल में 4-5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको 8-9% तक इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा क्यों? देखो
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि भैया बैंक को आप पे कितना भरोसा है कि आप उसका पैसा कितनी जल्दी लौटा दोगे। भैया यहाँ पर बैंक के पास आपका पैसा 2 लाख रुपए मान लो आपने इन्वेस्ट करे हैं, तो आपका 2 लाख रुपए 2 साल तक बैंक के पास रखा है। उसको पूरी श्योरिटी कि भी आप पैसा नहीं निकालने वाले हो, एंड निकाल लोगे तो अभी आपको हैवी फी देनी पड़ेगी, तो काफ़ी कम चांसेस थे कि आप निकाल लो पैसे। भैया बैंक को पता होता है कि पैसा निकालोगे नहीं, पहली बात ये। तो अगर आप पैसा निकालोगे नहीं तो बैंक उसको आराम से लैंड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है पैसे को बिना टेंशन लेके। भैया कल आकर के बंदा पैसा निकाल लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि बंदा आराम से 2 साल बाद आएगा और फिर आराम से पैसा निकाल लेगा। क्योंकि उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि उसने एफडी अकाउंट बना रखा है। एफडी अकाउंट में पहले आने से आपको पेनल्टी लगती है। तो भैया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि बैंक को श्योरिटी होती है कि भैया आप बहुत लंबे समय तक, जो भी निर्धारित समय है वहाँ तक आप पैसा नहीं निकालने वाले, इसलिए बैंक आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं भैया आरडी अकाउंट के बारे में। आरडी अकाउंट में क्या होता है भैया, ये बिल्कुल एफडी अकाउंट की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको लमसम अमाउंट में पैसा देना पड़ता है, नहीं एक साथ पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर आप रेगुलर मनी दे सकते हो, रेगुलर अमाउंट में मनी दे सकते हो। भैया अगर मेरे पास 10,000 रुपये ज़्यादा आ गए तो मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, कल को मेरे पास थोड़े कम पैसे है 5,000 रुपये दे दूंगा। ऐसे ऐसे का क्या रिकर, इसका फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब लगातार पैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ मेन बैंक अकाउंट बताया है। इसके अलावा आपके पास जीरो बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एनआरए अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन अकाउंट है। तो अगर आप बैंक में जाओगे तो भैया ये ही अकाउंट में तो आप कुछ खुलवाते हो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कि आप बात करते हो सेविंग एंड करंट अकाउंट। अगर आप बात करें सेविंग एंड करंट अकाउंट की, तो सेविंग एंड करंट अकाउंट आपके भैया डिमांड अकाउंट है। मतलब क्या हुआ, देखो डिमांड अकाउंट का मतलब होता है कि मेरा मन कर रहा है आज मैं पैसा निकालूं, तो मैं आज में पैसा निकाल लूँगा। मेरा मन नहीं कर रहा आज पैसा निकालने का, मैं पैसा नहीं निकालने वाला। मतलब क्या, सेविंग अकाउंट में मैं जब चाहूँ 10,000 रुपये किसी को ट्रांसफ़र करना है, यो कर देता हूँ। करंट अकाउंट में मेरे को 5,000 रुपये कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए देना है, पे कर दिया। मगर एफडी एंड आरडी के अंदर भैया ये क्या होते हैं आपके, ये आपके होते हैं भैया टर्म अकाउंट, यानी एक पीरियड तक, एक टर्म तक ही अपना पैसा आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे को, उससे पहले आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए इसको डिमांड, इन दोनों अकाउंट को डिमांड अकाउंट बोलते हैं। अपनी मर्जी से आप पैसा निकालवा सकते हो। टर्म अकाउंट के अंदर भैया आपको बैंक के अकॉर्डिंग ही पैसा निकालना पड़ेगा। जब बैंक बोलेगा कि भैया आपका एफडी या फिर आरडी का टाइम हो चुका है, अब आप पैसा निकाल सकते हो, तभी आप पैसा निकाल पाओगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि भैया बैंक फ्रेश पैसे कहाँ से लेके आते हैं। हाँ, एक बात समझ में आती है कि भैया लोग यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करेंगे एंड बैंक के पास ऐसा पैसा आ जाएगा, लेकिन नए करेंसी, नए नोट्स, फ्रेश नोट्स, जो बिल्कुल नए नए नोट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे। देखो, एक चीज़ होती है बॉन्ड। तो बात करते हैं बॉन्ड से पहले, तो यहाँ पर आरबीआई हेल्प करता है भैया बैंक्स को फ्रेश करेंसी देने के लिए, फ्रेश पैसे देने के लिए। तो बैंक बोलेंगे आरबीआई को, भैया आप हमें बॉन्ड दे दो। बॉन्ड दे दिया भैया, तो भैया बॉन्ड के बदले बैंक आरबीआई को पैसे दे देते हैं। अब ये आरबीआई को ज़रूरत पड़ी कि भैया अब मेरे को भैया बॉन्ड्स चाहिए, भैया बॉन्ड्स परचेज कर लेता हूँ। तो आरबीआई बैंक को बोलेगा कि भैया अपने बॉन्ड्स दे दो, तो भैया आरबीआई परचेज कर लेगा, एंड जब आरबीआई पैसे देगा तो वो फ्रेश करेंसी होगी। अगर आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरा यूएस इकोनॉमी वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने इसको पूरी तरीके से समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया हाउ डू बैंक अर्न मनी, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, बैंक के वो मैकेनिज्म क्या है बैंक का जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म एक ही है, दैट इज इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट,
तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर भैया यहाँ पर अपन लेते हैं यहाँ पर आपके पास के डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर क्या होता है बताता हूँ। ये आपके पास है भैया बैंक, ये आपके पास है भैया लेंडर, सॉरी बोरोवर। अब क्या हो रहा है समझो, ये आपके पास क्या है भैया बैंक है, ये आपके पास क्या है भैया बोरोवर है, ये आपके पास के डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर क्या होते हैं यहाँ पर, डिपॉजिटर वो लोग होते हैं जो कि बैंक को पैसा देते हैं, बोरोवर वो लोग होते हैं जो कि बैंक से पैसा लेते हैं। ठीक है, अब डिपॉजिटर के पास भैया ज़्यादा पैसा आ गया तो डिपॉजिटर बैंक को बोलता है भैया ले भैया मेरा पैसा रख ले तू, डिपॉजिट करवाता है पैसे को। और भैया बोरोवर बैंक को बोलता है भैया मेरे को पैसा दे दो, तो बोरोवर बैंक से भैया पैसे लैंड कर लेता है। अब भैया बोरोवर बैंक को भैया पैसा वापस भी देगा एंड वो कुछ इंटरेस्ट रेट पर देगा, एंड वो इंटरेस्ट रेट अराउंड 9 से 12% के बीच में होती है। अब यह डिपॉजिटर ने अपना पैसा बैंक को दिया है, बैंक उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देगा, तो बैंक अभी भी भैया डिपॉजिटर को देता है इंटरेस्ट रेट, मगर ये इंटरेस्ट रेट 4 से 5% होता है। तो ये आप सोचो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए पे भैया बैंक को डिपॉजिटर पैसे देगा, बैंक बोरोवर को पैसे देगा, बोरोवर वापस करके भैया 1 लाख रुपए दे तो 1,10,000 रुपये देगा, लेकिन बैंक भैया क्या करेगा 1,04,000 1,05,000 रुपये का देगा। यहाँ पर बैंक का सीधा सीधा प्रॉफिट होता है 5,000 रुपये। अब क्या बैंक केवल इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से ही कमाता है क्या? नहीं, बैंक के और भी अर्निंग के सोर्सेज से बात करते हैं। देखो सबसे पहला सोर्स तो अपन ने बात कर ली डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। सेकंड भी आपके पास यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट बिग सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट। तो भैया अगर बैंक चाहते हैं तो भैया वो शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, कोई बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भैया जो भैया उनको रिटर्न मिलेगा वो उनकी एक बैंकर सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास एक और चीज़ आती है, दैट इज फीस एंड चार्जेस। अब फीस एंड चार्जेस क्या होता है ज़रा समझो। बैंक के पास आप जाओगे तो भैया बैंक बोलेगा हम आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, कोई बात नहीं खोल देंगे, भैया आप हमें पैसे दो, किसके? बैंक अकाउंट खुलवाने के पैसे दो भैया। आप भैया हमें पैसे दो, एटीएम यूज़ कर रहे हो एटीएम के पैसे दो भैया, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के पैसे दो भैया, आप पैसा मैं लेट दे रहा हूँ लेट प्रोसेसिंग फ़ी दे दो भैया, प्रोसेसिंग फ़ी दे दो भैया। तो इस तरीके से भैया आपको बहुत सारे तरीके से फीस एंड चार्जेस से पैसे कमा लेते हैं, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं लोन्स के बारे में। आखिर ये लोन्स होते क्या हैं, बात करते हैं। देखो लोन्स का मतलब होता है भैया, एक एग्जांपल को समझते हैं। अगर भैया आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपको भैया एक कोई कार खरीदना है, आपको नैनो खरीदनी है, तो आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपके पास 70,000 रुपये है लेकिन आपके पास 30,000 रुपये नहीं है। तो भैया आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि भैया मेरे को 30,000 रुपये की ज़रूरत है। बैंक बोलेगा ठीक है आप लोन ले लो एंड हमें कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा चुका देना। अब लोन देने से पहले भैया बैंक देखता क्या क्या है, क्या ऐसे ही किसी को लोन दे देगा? अगर ऐसे ही लोन देने लगा तो भैया कोई भी भिखारी आकर के लोन ले लेगा, ऐसा नहीं होता। और लोन देने से पहले भैया कुछ चीज़ें चेक होती है। क्या? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपकी होती है क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर होता है इनकम। भैया अगर आपकी इनकम है 10,000 रुपये, लेकिन आप लोन लेने आ गए भैया 5 लाख रुपए का, तो बैंक आपको पैसे क्यों देगा? क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा है कि आप पैसे चुका ही नहीं पाओगे, क्योंकि अर्निंग ही 10,000 रुपये है महीने की, तब 5 लाख का लोन कैसे ही चुका पाओगे? तो भैया आपको जो लोन है वो आपकी इनकम के बेसिस पर देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भैया एग्जिस्टिंग लोन।
एग्जिस्टिंग लोन का मतलब क्या भैया, अगर आपका एक लोन पहले से चल रहा है, आपने 2 लाख रुपए का पहले से एक लोन ले रखा है, लेकिन आप फिर से आगे कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए का और लोन दो, तो भैया वो बैंक देखेगा कि आप पहले उसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए, तो क्या इस बैंक के कैसे चुका पाओगे, तो इसलिए आपको भैया लोन नहीं देगा। नेक्स्ट अपने यहाँ पर देखने को मिलता है कोलेट्रल। अब कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब कुछ नहीं, जमानत या फिर अपन कोई चीज़ बैंक को देंगे ताकि हमें वो लोन दे सके, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जमानत या फिर सिक्योरिटी। भैया बैंक बोलेगा हम आपको पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले आप हमें कुछ दो। जैसे कि भैया आपने हमें घर के कागजात दे दिए, आपने कुछ शेयर मार्केट के शेयर्स के पेपर्स दे दिए, आपने मेरे को अपनी गाड़ी के कागज़ दे दिए, तो हमारे पास एक सिक्योरिटी होती है कि अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम उसको बेच करके उसकी नीलामी करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है थोड़ा समझो। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोन लेने के लिए। बैंक, अगर आप जाओगे बैंक के पास, तो वह आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, ये सब देखने वाला है, एंड इसी चीज़ को वेरीफाई करके आपको लोन देगा, जो भी सर्टेन अमाउंट का लोन है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं क्रेडिट स्कोर का एग्जाम्पल के साथ। देखो, यहाँ पर कोई बंदा है ए, यहाँ पर कोई बंदा है बी। वह ए को चाहिए लोन, तो वह ए को लोन चाहिए कितने रुपए का? 10 लाख रुपए। एंड बी को लोन चाहिए कितने का? 10 लाख रुपए का। सेम, दोनों को सेम लोन चाहिए। अगर ए ने पहले भी लोन ले रखे, पहले 3 लाख रुपए का लोन लिया था, फिर 4 लाख रुपए का लोन लिया था, फिर 1 लाख रुपए का लोन लिया था। बी ने भी लोन ले रखा था भैया, बी ने 5 लाख रुपए का लोन ले रखा था, 3 लाख रुपए का लोन ले रखा था, एंड 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था। तो लोन का अमाउंट लगभग सेम है, अभी जो लेना है वो भी सेम है। लेकिन भैया क्या था, तो भैया आपका ए था, ए आपके सारे की सारी ईएमआई बिल्कुल टाइम पे भर रहा था, लेकिन बी बहुत सारे डिफॉल्ट्स कर रहा था, टाइम पे दे ही नहीं रहा था पैसे को। तो फिर क्या होता है भैया, बैंक को बोलता है कि यार इसका तो है ना, ये पैसे तो आराम से चुका देगा, मगर इसका थोड़ा सा डाउट है कि पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। इसलिए बैंक क्या करता है, यहाँ पर एक 0 से लेकर के 900 तक रैंकिंग करता है, रेटिंग देता है। तो भैया जिसका 900 के पास स्कोर होता है, उसका क्रेडिट स्कोर होता है हाई, एंड जितना हाई क्रेडिट स्कोर उतना बैंक को आप पे विश्वास होता है कि आप उसका पैसा चुका दोगे। मगर जितना 0 के पास होता है, बैंक को लगता है कि यार इसका थोड़ा डाउट है, पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा पता नहीं। अच्छा, अब अपन बात करने वाले कि लोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, लोन्स को बांटने के लिए अपन ने इसको 2 कैटेगरी में रखा है। पहला टाइम पीरियड, यानी कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हो। तो इसके अंदर भैया पहला आपका आता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भैया मतलब क्या होता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे चुका सकते हो, यानी आपके पास 12 महीने का टाइम होता है पैसे चुकाने का। तो भैया ये आप बेसिकली किस किस काम के लिए लेते हो, या आप ज़्यादातर लेते हो, या आपको क्रेडिट कार्ड होता है। अभी क्रेडिट कार्ड क्या होता है अब अगले वीडियो में समझने वाले हैं। तो क्रेडिट कार्ड के भी पैसे चुकाने के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी शॉर्ट टाइम का लोन ही है, तो क्रेडिट कार्ड के पैसा 12 महीने के अंदर चुकाना होता है। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट मैं आपको समझा ही दिया था, तो ओवरड्राफ्ट के पैसे भी आपको 12 महीने के अंदर चुकाने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, मीडियम टर्म लोन। तो मीडियम टर्म लोन क्या होता है? मीडियम टर्म लोन के अंदर ये आप बैंक का पैसा 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में चुका सकते हो। यहाँ पर भैया कैसे कैसे लोग किस किस पर्पज़ के लिए पैसे लेते हैं, यहाँ पर आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पैसे लेते हैं। भैया मेरे को घर के अंदर पेंट करवाना है, मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो भैया मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, मीडियम टर्म लोन। मेरे अर्निंग में से हर मंथ 5-5, 4-4 हज़ार रुपये जाते रहे, इसलिए आप 1 से 3 साल के बीच में चुका सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आता है भैया लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन भैया आपके 5 साल से 20 साल के बीच के टर्म पीरियड के अंदर आप चुका सकते हो। ये बेसिकली कब लिए जाते हैं, आप होम लोन लेना चाहो ले सकते हो, मेरे को घर बनाने के लिए चाहिए लोन आप ले सकते हो, मेरे को कार खरीदने के लिए लोन चाहिए
10 लाख का लोन चाहिए ले सकते हो, यहाँ पर आपको भैया 50 लाख का लोन चाहिए ले सकते हो। तो भैया इसको चुकाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी बैंक किस वजह से ले रहे हो, आप लोन बैंक से क्यों ले रहे हो। अच्छा, पहला यहाँ पर आपका आता है भैया पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन जैसा कि नाम बता रहा है कि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भैया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। क्यों, बात करने वाले हैं आगे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड इसको अप्रूव करने के लिए आप एक सैलरी स्लिप दिखाओगे, आपका ये लोन अप्रूव हो जाएगा कि आपने सैलरी स्लिप दिखा दो भैया मेरी हर साल की अर्निंग इतना इतना है, तो भैया वो अप्रूव कर देगा। ज़्यादा कोई यहाँ पर पेपर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इसका मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर आपके कितना होता है, अराउंड 5 ईयर्स, फिर 5 साल तक पैसा चुका सकते हो। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर आता है क्या, गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन यहाँ पर क्या होता है भैया, आप कोलेट्रल रखने वाले हो। कोलेट्रल का मतलब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, सिक्योरिटी, जमानत। अब यहाँ पर कोलेट्रल रख सकते हो किस चीज़ का, गोल्ड का। तो आप गोल्ड का कोलेट्रल रख सकते हो, एंड आपको कितना पैसा मिलने वाला है उस गोल्ड के बदले, वो डिटरमाइन करता है गोल्ड की क्वांटिटी एंड गोल्ड की क्वालिटी। तो गोल्ड की क्या क्वालिटी है, गोल्ड की क्या क्वांटिटी है, उसको वो बताता है कि भैया आप गोल्ड के लिए कितना पैसा ले सकते हो। तो बेसिकली यार इसको ना थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। क्यों, ये हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी लोन के बारे में। अब प्रॉपर्टी लोन क्या होता है भैया, प्रॉपर्टी लोन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कोलेट्रल रखने वाले हो। क्या कोलेट्रल रखने वाले हो भैया, प्रॉपर्टी के पेपर्स। प्रॉपर्टी के पेपर्स आप यहाँ पर कोलेट्रल के लिए रखने वाले हो। एंड ये प्रॉपर्टी लोन लेते क्यों है, अगर आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे को भी यहाँ पर लैंड खरीदना है, तो यार उस लैंड के पेपर्स मैं पहले ही बैंक को दे दूंगा कि भैया ये आपके लैंड के पेपर्स हैं, आप हमें लोन दे दो। तो बैंक के पेपर्स, तो सॉरी लैंड के पेपर से बैंक के पास रहेंगे, एंड बैंक आपको पैसा दे देगा उसको खरीदने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये एक मैक्सिमम पीरियड की बात करें यहाँ पर अपन, तो मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर भैया 15 साल का होता है। 15 साल तक पैसे चुका सकते हो। तो यहाँ पर आप 40 से 60% के बीच में टोटल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसका आप मनी लोन के तौर पे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसका 40 से 60 लाख के बीच में आपका लोन ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, अब अपन बात करते हैं होम लोन के बारे में। होम लोन बिल्कुल सेम है प्रॉपर्टी लोन की तरह। यहाँ पर आप कोलेट्रल की तरह जहाँ पर रखने वाले हो, कोलेट्रल के अंदर होम के पेपर्स, जो आप घर बनाने वाले हो, घर खरीदने वाले हो, उसके पेपर रखने वाले हो। अगर बात करें यहाँ का मैक्सिमम पीरियड कितना है, तो भैया मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर आपके 5 से 20 साल के बीच में होता है। एंड इधर आपको भैया 75 से 85% के बीच में ऑफ टोटल होम प्राइस, यानी भी अगर आपका घर 1 लाख रुपए का है, 1 करोड़ रुपए का है, तो 75 और 85% के बीच में आप यहाँ पर पैसा आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको है ना काफ़ी सारी फीस और चार्जेस देना पड़ते हैं, जैसे ये प्रोसेसिंग फ़ीस, लीगल फ़ीस, आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच में इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन क्या होता है दोस्तों, एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि आप लोन ले रहे हो फॉर स्टडिंग। ये आपको लोन दिया किस बेसिस पे जाता है, पहला आपके पेरेंट की इनकम कितनी है, दूसरा स्टूडेंट के अंदर कैलिबर कितना है, अब स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, तो वह स्टूडेंट की कितनी कैपेबिलिटी है और पेरेंट की इनकम क्या है, उस बेसिस पे भैया आपको यहाँ पर
एजुकेशन लोन दिया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपका अराउंड 8 से 10% के बीच में होता है। भाई अब अपन बात करते हैं कार लोन के बारे में। यहाँ पर कोलेट्रल की बात करें तो कोलेट्रल यहाँ पर आपके कार के पेपर्स होते हैं। तो कार के पेपर्स यहाँ पर आपके कोलेट्रल होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वह सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर होल पीरियड। यहाँ पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है पूरे पीरियड के लिए। यानी भैया अगर आपने लोन लिया भैया 1 करोड़ रुपए का एंड आपके भैया मान लो 12 EMI है, तो आपको हर एक EMI पे भैया अगर मान लो 6% का आपने इंटरेस्ट देना है तो आप 6% का इंटरेस्ट देने वाले हो हर एक पीरियड के लिए, चाहे जो इंटरेस्ट रेट है 12% ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर बात करते हैं भैया फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भैया? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज होता है ड्यूरिंग लोन पीरियड, यानी लोन का जो पीरियड है उसके बीच में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बार बार चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल भैया वहाँ पर आपके 12 EMI है, तो अगर आप 5th EMI दे रहे हो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन जब आपने लोन लिया था उस वक्त 9% थी, तो भैया आपको 9% पे आपको लोन ले का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप 8% पे इंटरेस्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी लोन के बारे में। सिक्योरिटी लोन में क्या होता है भैया? ये बेसिकली जो बिग इंडस्ट्रीज होते हैं, जो इनके इंडस्ट्रीज होते हैं, अब कंपनी होती है वो लोन लेती है आपके कौन सा सिक्योरिटी लोन। इसमें 1 Jan 2019 के अंदर एक एक्ट आया था एंड उसके अकॉर्डिंग भैया केवल 25% ऑफ कोर कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट लोन फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब इसका मतलब क्या समझाता हूँ, देखो 1 Jan 2019 के अंदर एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग जो आप बिग इंडस्ट्रीज कंपनी, बिग पर्सन्स लाइक अंबानी, टाटा, उनको जब आप पैसा दोगे तो केवल 25% ही होगा जितना पैसा बैंक के पास है। मान लो अभी बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है, तो बैंक केवल 25 लाख रुपए ही कॉर्पोरेट लोन की तरह दे सकती है, यानी बिग इंडस्ट्रीज, बिग कॉर्पोरेट पीपल को केवल 25% ही मिलेगा ऑफ द कोर कैपिटल। करा के हो गया भैया फ्रॉड्स को बचाने के लिए। मान लो किसी ने भैया 90 लाख का लोन ले लिया एंड वो फरार हो गया, तो आपके 90 लाख डूब जाएंगे, इसलिए इसको बेटर सिक्योरिटी पर्पस के लिए करा गया है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं होम लोन ले लूँ पर्सनल लोन के बजाय, तो क्योंकि पर्सनल लोन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था और होम लोन पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैं होम लोन ले लेता हूँ पर्सनल लोन की जगह। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों? मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात ये, अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक भैया आपकी जांच करने आएगा, वेरीफाई करने आएगा कि आप कोई घर खरीद भी रहे हो, आप कोई घर बना भी रहे हो नहीं। और मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि भैया आपका जो सारा का सारा पैसा है वो डायरेक्ट बिल्डर के पास चला जाता है। भैया बिल्डर को आप 10 लाख रुपए देने वाले थे, अपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो भैया पैसा आपको ना मिल करके डायरेक्ट बिजनेस जो बिल्डर है उसके बैंक अकाउंट में जाते जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यहाँ पर कोलेट्रल आपने या तो दिया ही नहीं होगा या फिर काफ़ी कम कोलेट्रल दिया होगा। अगर इसका उल्टा करा जाए यानी इंटरेस्ट रेट कम है यानी अपने कोलेट्रल दे रखा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं सभी बैंक के हेड के बारे में। बात करते हैं RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल को 1935 के अंदर, प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब अपन बात करते भैया, ये ओरिजिनली प्राइवेट था मगर फिर क्या हुआ, नेशनलिज्म हुआ। एंड नेशनलिज्म के अंदर भैया इस
आरबीआई को गवर्नमेंट ने पूरा खरीद लिया एंड ये नेशनलाइज हो गया 1949 के अंदर। अच्छा, अब अपन बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में। तो पहला फंक्शन आरबीआई का क्या होता है, ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। अब मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है तो जरा समझते हैं। ये सारे के सारे नियम को, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज को, यानी पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी, पैसे से रिलेटेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी और मॉनिटर करने वाली है। यानी बनाएगी भी ये, इम्प्लीमेंट भी करती है एंड मॉनिटर करती है कि भाई सब कुछ स्मूथली फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए मॉनेटरी अथॉरिटी है। नेक्स्ट है भैया रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। यानी भैया ये फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है एंड सुपरवाइज करती है। यानी भैया पूरे फाइनेंस में क्या चल रहा है, कहाँ पर कौन सा बैंक है, बैंक को कैसे फंक्शन करना है, उस पूरी चीज़ को भैया रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है। भैया कोई घपला तो नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर इसका काम होता है भैया फॉरेन एक्सचेंज को पूरा मैनेज करना। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या मैनेज करता है भैया, ये मैनेज करता है कि यार करेंसी अच्छे से एक्सचेंज हो तो रही है ना, आराम से अपन उसको एक्सचेंज कर पा रहे हैं ना। नेक्स्ट भी ये इश्यूअर ऑफ करेंसी होता है। इश्यूअर ऑफ करेंसी मतलब क्या, इश्यूअर ऑफ करेंसी का मतलब ये कि भैया यही है जो आपके पैसों को इशू करने वाला है, यानी कि भैया यही आपके पैसों को बनाएगा। एंड जो भी करेंसी से रिलेटेड बातें हैं, मनी को प्रिंट करना, उसको करेंसी को चेंज करना, जो भी कुछ करने वाला है वो आपका आरबीआई करने वाला है। एंड अभी कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि भैया प्लास्टिक के नोट्स भी बनने वाले हैं, तो ये कौन करने वाला है भैया, आरबीआई करने वाला है। नेक्स्ट भैया डेवलपमेंटल रोल, ये पूरे इंडिया को डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे, आपको लोन देगा, चीप लोन्स देगा। ये नहीं कि भैया कोई बैंक 30 40% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है ताकि कोई भैया लोन ले ही नहीं पा रहा, एंड ये गरीबों को लोन नहीं दे पा रहा, सब्सिडीज नहीं दे पा रहा, तो ये सब ना हुए, डेवलपमेंट हो सके आराम से, इसलिए भी ये हेल्प करता है आपके डेवलपमेंटल रोल के अंदर। ये फाइनेंशियल क्राइसिस को भी मैनेज करता है। एंड बात करें भैया एक और चीज़ की, ये आपके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है कि भैया महंगाई ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही, पैसों को कंट्रोल करके रखता है बेसिकली। यार बहुत अपन ने बैंक की बात कर ली, आरबीआई की बात कर ली, लोन्स की बात कर ली, मगर अब अपन बात करते हैं कि भैया बिगेस्ट बैंक कौन सा है इंडिया का। तो यार इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसके अलावा और भी बैंक आते हैं जैसे कि HDFC, ICICI, ठीक है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये सारे बैंक आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब अपन को समझना पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये NPA होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने भैया लोन लिया 5 लाख रुपए का एंड आपकी मंथली इक्वेटेड आपकी EMI जानी थी कितनी, हर मंथ 1 मंथ की आपको जानी थी भैया 10K, यानी हर मंथ आप 10,000 रुपये देने वाले थे, लेकिन आपने यहाँ पर कर दिया डिफ़ॉल्ट ने आपने आप पैसा दिया ही नहीं। एंड अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो बैंक ये सोचता है, समझ लेता है कि आप पैसा नहीं देने वाले, तो ये जो उनका एसेट था, यानी जो उनका पैसा मिलने वाला था वो अब नहीं मिलने वाला, यानी कि जो इनका एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है, यानी अब वो परफॉर्म नहीं करने वाला, अब वो उनको उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो अगर आपने कोई लोन लिया मगर उसकी EMI नहीं दी, उसके पैसे वापस नहीं चुकाए, तो बैंक बोलता है कि यार ये हमारे लिए एक एसेट था, लेकिन अभी क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर डाल देते हैं। एंड ये बैंक के लिए काफ़ी ख़राब बात है। तो अब हमको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि यार बैंक के पास करोड़ों रुपए आते हैं, कई इन्वेस्टमेंट से, कई लोन से, कई लैंडिंग से, बहुत सारे पैसे बैंक के पास आते हैं, लेकिन बैंक फिर भी डूब क्यों जाता है।
देखो बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, मगर कुछ टॉप रीज़न्स बताऊं तो सबसे पहली बात ये कि यार एनपीए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी भैया लोग पैसा ले तो चुके हैं लेकिन देते ही नहीं है, यानी बहुत सारा लोन बैंक को जो बैंक देता है वो मिलता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर होती है भैया इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो आपके डूब जाए, यानी आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपके सारे के सारे पैसे ही डूब गए। आपने 1 करोड़ लगाए थे किसी कंपनी में, मगर उसके शेयर पूरे गिर गए और आपको केवल 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो पूरे इन्वेस्टमेंट अगर आपने गलत कर दी है तो भैया आपके पैसा डूबने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट। अब फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो, अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसने कुछ मिसमैनेज कर दिया, कुछ गलत एंट्री डाल दी, तो इससे बैंक डूब सकता है, बैंक का कर्जा भर सकता है। कोई फ्रॉड हो गया उनके साथ, किसी ने पैसे लेकर के भाग गया, कोई चोरी हो गई, तो भी भैया आपके यहाँ पर बैंक डूबने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। इसके अंदर भैया गलत डिसीजंस भी यहाँ पर आपके आते हैं। अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो भी यहाँ पर मिसमैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके नेक्स्ट आता है बैंक रन। अब बैंक रन क्या होता है इसको थोड़ा सा बाद में समझते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है भैया, अगर सारी इकोनॉमी अगर क्रैश हो रही है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, लोग लोन्स नहीं ले रहे हैं, तो भैया बैंक क्या होता है डूबना शुरू कर जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है भैया, आपके बिजनेस बंद होने लग गए, या तो बिजनेस बंद होने लग गए, लोगों की जॉब्स आने लग गए, लोग पैसे उधार ले ही नहीं रहे, तो बैंक कमाएगा कैसे। यहाँ पर आपके लोन डिफ़ॉल्ट बहुत सारे होने लग गए, तो इससे बैंक डूब जाता है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं बैंक रन के बारे में। आखिर बैंक रन होता क्या है, उससे पहले तो मेरा एक तुम्हारे से सवाल है, क्या होगा अगर सब लोग अपना पैसा एक साथ निकाल ले तो क्या बैंक उनको अपना पैसा दे पाएगा? इसका आंसर है नहीं। क्यों? उस कंडीशन में भैया बैंक रन हो जाता है, लेकिन पैसा डिपॉजिटर्स ने बैंक को दिया, तो बैंक के पास तो पैसा होना चाहिए, फिर क्यों नहीं है? यार बैंक उस पैसे को क्या करती है, इन्वेस्टमेंट लैंडिंग पर्पस के लिए यूज़ करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक के पास सारा का सारा पैसा हो, लेकिन कुछ अमाउंट पैसा तो होना चाहिए। एंड वो कितना अमाउंट है, उसी चीज़ को अपन कहते हैं यहाँ पर कैश रिजर्व। एंड कौन चूज़ करता है कैश रिजर्व कितना होगा, या फिर आरबीआई सिलेक्ट करता है कि आपका यहाँ पर कैश रिजर्व क्या होगा। तो कैश रिजर्व का मतलब होता है कि आरबीआई सिलेक्ट करता है कि इतना कैश, इतना % ऑफ कैश आपको रखना ही पड़ेगा, वरना आप बैंक को रन नहीं कर सकते। अभी अराउंड ये 3% या फिर 4% के अराउंड है, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब सपोज करते हैं एक अफवाह फैलती है कि यार बैंक डूबने वाला है, लोग अपना पैसा निकालना चले जाएंगे। अब ये सोचो, बैंक यहाँ पर है, लोग लाइन में लग गए कि हमें तो अपना पैसा चाहिए, तो बैंक के पास तो केवल 3-4% ये, सपोज करो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन क्योंकि आरबीआई कैश रिजर्व रूल के अकॉर्डिंग 3-4% मिनिमम होना चाहिए, तो वह बैंक के पास 4 करोड़ रुपए थे, लेकिन सब लोग अपना पैसा निकालने आ गए, तो क्या बैंक उनको पैसा दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। उस वक्त बैंक रन हो जाएगा। बैंक रन का मतलब ये कि अगर सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक से पैसा निकालने आ जाए तो बैंक कंगाल हो जाएगा, बैंक लुट जाएगा। अच्छा, अब इस कंडीशन में करेगा क्या बैंक? देखो, पहली बात तो भैया बैंक डूब जाएगा, लेकिन दूसरी बात ये कि भैया आपकी विड्रॉल लिमिट सेट कर देगा। अब भैया विड्रॉल लिमिट सेट यानी कि किसी ने 10 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, तो उसको बोलेगा नहीं, आप 10 लाख रुपए एक साथ नहीं निकाल सकते, अभी आप केवल 15,000 रुपये निकाल सकते हो मैक्सिमम आज के लिए। तो एक विड्रॉल लिमिट यानी कितना पैसा निकाल सकते हो उसकी एक लिमिट सेट कर देगा। यहाँ पर आपके भैया इमरजेंसी फंडिंग भी मिलता है। इमरजेंसी फंडिंग ली जाती है, यानी वे आरबीआई को बोलता है कि हमें 20 करोड़ रुपए पैसा चाहिए, आप हमें फंडिंग दे दो, या फिर दूसरे बैंक से भी बोरो कर सकता है पैसा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप बैंक का होता है भैया पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपको जैसा कि समझ में आ रहा है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं। इसको गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट इसका ओनर होती है। एंड इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका भैया SBI या फिर PNB बैंक हो सकता है।
गवर्नमेंट इसको ओन करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आता है भैया प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक को भैया कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ही ओन करता है, तो प्राइवेटली ओन होते हैं भैया ये बैंक। अगर एग्जांपल की बात करें तो भैया यहाँ पर आपके HDFC बैंक, एक्सिस बैंक यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो। ये प्राइवेटली ओन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का कोई शेयर हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी कोई शेयर हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल का ही होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया फॉरेन बैंक्स के बारे में। आखिर फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? देखो फॉरेन बैंक्स का मतलब होता है कि आपके जो हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स तो भैया आपके फॉरेन के अंदर है, आउटसाइड इंडिया है, मगर उसकी ब्रांच इंडिया के अंदर भी है। एंड अगर उसका हेडक्वार्टर जो मेन ऑफिस है वो फॉरेन के अंदर है, लेकिन उसकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर भी है, तो उसको हम फॉरेन बैंक के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं भैया यहाँ पर सिटी बैंक एंड HSBC बैंक। फोर्थ बात करते हैं यहाँ पर, फोर्थ आपका आता है रीजनल रूरल बैंक। आखिर रीजनल रूरल बैंक होता क्या है? तो रीजनल रूरल बैंक के अंदर भैया ये सर्व करता है रूरल एरियाज़ को। भैया अब ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे पूरी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर का बेसिकली काम होता है आपका प्रॉफिट कमाना, तो भैया ये रीजनल रूरल बैंक में नहीं जाते हैं। फॉरेन बैंक्स बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि हर एक रूरल इंसान इन तक पहुंच पाए, इसलिए अभी यहाँ पर आके कुछ रीजनल रूरल बैंक बनाए गए हैं। एग्जांपल के तौर पे भैया आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। तो अगर इसकी पहचान करनी हो कि भैया कौन सा रीजनल रूरल बैंक है, तो आपको ना देखना पड़ेगा कि एक वर्ड आ रहा होगा ग्रामीण। तो ग्रामीण अगर वर्ड आ रहा है तो भैया वो रीजनल रूरल बैंक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के बीच में डिफरेंस के अंदर। तो ये सबसे पहले यार यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट का बेसिकली शेयर रहता है ज़्यादा। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल उस बैंक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर भैया ये थोड़ी सर्विसेज इनकी स्लो होती है, इनकी स्लो सर्विस होती है, एंड जनरली देखा जाता है कि प्राइवेट बैंक की भैया फास्ट सर्विस होती है। बात करें भैया ये रूरल एरिया के अंदर इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, एंड इनके बेसिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भैया गवर्नमेंट बैंक्स का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। भैया ये गवर्नमेंट का बैंक्स सोशल वेलफेयर को देखते हैं, मगर प्राइवेट बैंक का थोड़ा मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं भैया कि यहाँ पर SBI आ जाएगा, एंड यहाँ पर भैया एग्जांपल के अंदर HDFC बैंक आ जाएगा। जो गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा सा स्कीम्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर प्राइवेट बैंक आपके जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, अब तो मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि कोई भी बैंक अपने जो कस्टमर है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और बैंक को या फिर किसी और इंडिविजुअल को नहीं दे सकता। अब इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो यह प्राइवेसी, कि आप ऐसे किसी की इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। दूसरा रीज़न ये होता है कि यार अगर एग्जांपल के तौर पे HDFC बैंक ने ICICI बैंक को अपनी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ICICI बैंक उस कस्टमर को आराम से कांटेक्ट कर सकता है एंड उस कस्टमर को अपना कस्टमर बना सकता है। लेकिन भाई अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर मेरे HDFC बैंक के अंदर भी अकाउंट है, ICICI बैंक के अंदर भी अकाउंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ पैसे HDFC बैंक से ICICI बैंक में चल जाए, तो मैं कैसे करवाऊँगा? क्योंकि इसको तो इसकी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं, तो मैं कैसे अपने पैसे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर डालूँगा? बहुत आसान है। आप सबसे पहले रिक्वेस्ट डालते हो कि मेरे को पैसा ट्रांसफ़र करवाना है, कहाँ पर? या तो बैंक में जाके करवा सकते हो या फिर ऑनलाइन करवा सकते हो, एंड वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट RBI के सिस्टम के अंदर जाती है, एंड RBI वेरीफाई करते हैं कि भाई आपके अकाउंट है क्या, कोई फ्रॉड थोड़ी ना हो रहा है, एंड फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा।
यार पहले एक प्रॉब्लम थी, लोग बैंक का यूज़ बहुत कम करते थे, क्योंकि यार बैंक का यूज़ करने में भैया उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। यार आप स्कैन करो, आप वहाँ से पैसे कटेंगे, बहुत टाइम हेक्टिक प्रोसेस होता था, क्योंकि यार बहुत टाइम लगता था एंड अलग अलग वेरिफिकेशन होती थी, तो लोग कैश का यूज़ प्रेफर करते थे। मगर अब ऐसा क्या रेवोल्यूशन आ गया है कि हर कोई केवल एक स्कैनर को स्कैन कर रहा है एंड पैसे डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चल जाते हैं विदाउट एनी प्राइवेसी ब्रीच। अच्छा, अपन समझते हैं कि कैसे हुआ ये सब, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं ECS की। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसके अंदर क्या होता था भैया, ये अभी तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, वो पेमेंट करने के मेथड है। तो भैया ECS पेमेंट करने का मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसके अंदर भैया बल्क में आपके पैसा जाता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई बैंक अकाउंट में पैसा देना है तो बल्क में जाता था। ये बेसिकली यूज़ क्या होता था, ये बेसिकली यूज़ होता था आपके सैलरीज़ के लिए, कि अगर किसी को सैलरी देनी है उसके लिए, या फिर भैया आपके किसी को बड़ा पेमेंट करना हो तो भैया बल्क में पैसा जाता था। बट यार अगर मेरे को 10 रुपये का कोई सामान खरीदना है, लेकिन अब मैं ECS का यूज़ तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो बल्क में होता है। फिर आता है भैया आपका RTGS। अब RTGS के अंदर क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भैया अगर बात करें इसकी, तो ECS आपका 1990 में आया था। लेकिन RTGS की बात करते हैं भैया, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये आती थी कि यार इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपये तो देने पड़ेंगे, यानी 2 लाख रुपये तो देना ही पड़ेगा, एंड थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस भी था। अब फिर एंट्री होती है NEFT की, जो अभी भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। देखो ECS से भैया यहाँ पर अपन आते हैं RTGS, जहाँ पर आपके भैया मिनिमम 2 लाख रुपए देना पड़ेगा एंड थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस था। अब NEFT के अंदर भैया थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस था, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, लेकिन आप यहाँ पर कोई ऐसी लिमिट नहीं थी कि आपको 2 लाख रुपये देना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो 10 रुपये का भी पेमेंट कर सकते हो, मगर थोड़ा टाइम लगता था। अब भैया एंट्री होती है यहाँ पर IMPF मतलब इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता था समझो, अगर आपको 10 रुपये देने हैं तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता था दूसरे के बैंक अकाउंट के अंदर, और ये इमीडिएट प्रोसेस था, यानी 5-7 सेकंड के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चल जाते थे। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यार जो भी पेमेंट की जो सिस्टम है ना, बहुत हेक्टिक है यार। मतलब एक जगह आप पैसा दोगे तो भी आपका OTP आएगा, बहुत टाइम लगता था बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर। तो फिर क्या करा गया यार, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेके आता है UPI, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब UPI भैया 2016 के अंदर आता है। एंड अगर इसके पीछे ब्रेन्स की बात करें तो भैया 2 लोग इसके पीछे आते हैं। पहला रघुराम राजन, सेकंड दिलीप आसबे। अब UPI आने से भैया क्या होता है, ये IMPF का ही भैया एक मॉडिफाइड वर्जन था, लेटेस्ट वर्जन था। IMPF को ही थोड़ा सा सुधार करके UPI बनाया गया था रघुराम राजन, दिलीप आसबे के द्वारा। अब देखो UPI की एंट्री से 2 चीज़ का फ़ायदा हुआ। पहले लोग बैंक का यूज़ करते नहीं थे, बिल्कुल कैश का यूज़ करते थे, भैया मैं तो हर जगह कैश ही दूंगा। एंड अब आराम से भैया बिना अकाउंट नंबर IFSC नंबर चाहिए ही आप अपना बैंक अकाउंट से किसी और को पेमेंट कर सकते हो विद इन सम सेकेंड्स। अब UPI पेमेंट के अंदर आपको केवल अपना मोबाइल नंबर चाहिए और UPI ID चाहिए, स्कैन करो और पेमेंट डायरेक्टली चल जाता था। अब UPI से भैया बैंकिंग आसान हो गई, कैश का यूज़ कम हो गया, एंड भैया 24/7 आप पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अच्छा, अब इससे बैंक का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या UPI आने से बैंक को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखो ओवरऑल बात करें तो बैंक का फ़ायदा ही हुआ है, मगर हाँ कुछ नुकसान भी हुए हैं, बट ओवरऑल फ़ायदा ही हुआ है क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए और नए नए कस्टमर भी जुड़ रहे हैं आजकल।
भाई अब अपन बात करते हैं बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में कि यार अब ऐसे कौन कौन से बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना आपके बैंक अकाउंट 1 सेकंड में खाली हो जाएगा। यार सबसे पहला OTP फ्रॉड। यार आपको या कोई कॉल करेगा कि यार हमने आपको OTP भेजा है, प्लीज़ OTP बता दो। अगर आप उसको OTP बता देते हो, आपका बैंक अकाउंट उसी वक्त खाली हो जाएगा। पहला है आपका OTP फ्रॉड। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि OTP मत दो। कोई भी OTP बोले कि भैया OTP डालो, मत डालना OTP, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। नेक्स्ट आपका UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। अरे नया ही स्कैम बना है। इसके अंदर क्या होता है, कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको एक स्कैनर भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन करो, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। एंड आपको क्या बोलेगा कि अब बस आपको इसके अंदर आपका UPI नंबर डालना है, एंड जैसे ही आप उसका अंदर UPI नंबर पिन डाल दोगे, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपको कहीं भी अपना UPI नंबर पिन नहीं डालना है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है आपका फिशिंग। अब फिशिंग का मतलब क्या होता है भैया, आपको कोई लिंक दिख गई कि इस लिंक पे क्लिक करो, आपको मिलेंगे 15,000 रुपये। तो अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो भैया आपके बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सस्पिशियस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, एंड अगर आपने क्लिक कर दिया तो भैया कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है उसके अंदर। अगर अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स। भैया कोई आपको बोलेगा कि डिस्प्ले आप ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप से क्या होगा भैया, आप जो स्क्रीन पे कर रहे हो, आपके जो भी ट्रांजैक्शन, आपके भैया कोई भी बैंक डिटेल अगर आपके फ़ोन पे फ्लैश होती है तो वो डायरेक्ट आपके हैकर के मोबाइल में चला जाएगी। तो हमें कोई भी सस्पिशियस ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, स्पेशली स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स को। अब इससे ना भैया वो आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को एक्सेस भी कर सकता है, आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है पैसे देने के लिए। अब अपन बात करते हैं भैया फेक लोन ऐप्स के बारे में। ये फेक लोन ऐप्स क्या होते हैं, देखो इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आपको बोलेगा कि आपको कोई कलेक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर पैसे दो, आपको केवल 5-7% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा जो कि बैंक से कम है। लेकिन यहाँ पर आपका यह फंसा देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि यार टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर आपको 4-5% का इंटरेस्ट रेट नहीं देना, आपको 20% का इंटरेस्ट रेट देना है, एंड लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। सेकेंडली भैया ये लोग आपके कॉन्टेक्ट्स को देख लेते हैं एंड फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं आपको कि हम बता देंगे कि आपने लोन ले रखा है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर पब्लिक वाईफाई। यार हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपने पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रखा है तो उससे कोई ट्रांजैक्शन ना करें, तो इससे कोई भी सॉफ्टवेयर मालवेयर आपके फ़ोन में घुस सकता है एंड आपकी पर्सनल डिटेल्स को चुरा सकता है। नेक्स्ट अपने पास आता है ATM स्किमिंग। अब ATM स्किमिंग में क्या होता है कि यार लोग अपने जो ATM डिवाइस होता है उसके पास डिवाइस लगा देते हैं, तो जैसे आप पिन डालते हो वो पिन को देख लेते हैं या फिर कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एंड फिर वो उसको एंटर करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो जब भी आप पिन डालो उसको छुपा करके डालो। नेक्स्ट अपने पास आता है भैया फेक कस्टमर केयर। अब फेक कस्टमर केयर के अंदर क्या होता है, लोग आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि यार हम आपके KYC भी अपडेट कर देते हैं, आप बस हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, एंड वहाँ पर आपको फंसा लेते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ठग लेते हैं, एंड यहाँ पर आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। यार अभी इस वीडियो का एंड हो चुका है, लेकिन आप 1 घंटे तक मेरी वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप किसी बैंक में जाओगे तो। पहली इम्पॉर्टेंट टर्म आपके यहाँ पर देखने को मिलती है IFSC कोड। अब IFSC कोड का मतलब क्या होता है, एक यूनिक कोड है बैंक को पहचानने का। नेक्स्ट यहाँ पर होता है KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स, यानी यहाँ पर आपके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है बैंक के द्वारा ताकि वो अपने सिस्टम को अपडेट कर सके। नेक्स्ट अकाउंट होल्डर। अब यह आपके अगर कोई अकाउंट खोल रखा है जिसके अंदर 10 लाख रुपए हैं तो यहाँ पर आपके अकाउंट होल्डर होता है, यानी जिसके नाम से वो अकाउंट खोला है वही उसी के सिग्नेचर काम करते हैं अगर अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नॉमिनी वो होता है अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है आपके अकाउंट होल्डर को तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर नेक्स्ट जो उस अकाउंट का
निर्धाता होगा वो आपके नॉमिनी होगा। तो जो अकाउंट होल्डर का नेक्स्ट ओनर होगा अकाउंट का, वो नॉमिनी होगा। यार अब नेक्स्ट आप यहाँ पर आता है मिनिमम बैलेंस। यार अगर आपका अकाउंट है तो आपको उसके अंदर एक मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा। यानी कोई अगर मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये उस बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर रखना ही पड़ेगा, वरना आपको लगती है यहाँ पर पेनल्टी। नेक्स्ट अब मैं आपको देखने को बोलता है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। अब जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना पैसा निकालना चाहो निकालो, आपको ऐसा नहीं कि मेरे को इतना पैसा रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अकाउंट बैलेंस, यानी आपके अकाउंट के अंदर कितना पैसा आपके रखा हुआ है उसको बोलते हैं अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूजेबल अकाउंट बैलेंस की। अब यूजेबल अकाउंट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप कितने पैसे उस अकाउंट में से निकाल सकते हो। अगर आपका अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो आप उसमें से कितना पैसा निकाल सकते हो, 90,000, 80,000, कितना पैसा निकाल सकते हो, उसी को बोलते हैं यूजेबल अकाउंट बैलेंस। यानी आप अकाउंट बैलेंस में कितना पैसा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो यहाँ पर पैसा क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता है। नेक्स्ट डेबिट का मतलब होता है भैया आप यहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर नीचे जा रहा है। नेक्स्ट नंबर आपका होता है बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि जिसको पैसा मेरे को भेजना है। मान लो मैं एक्स हूँ एंड मेरा दोस्त है वाई, मेरे को अपने बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपये वाई को देने हैं, तो वाई यहाँ पर जो कि पैसा लेने वाला है बेनिफिशियरी होता है। नेक्स्ट नंबर आपको मिलता है पेई। अब पे का मतलब वो होता है जो कि पैसा देने वाला है, बेनिफिशियरी का मतलब वो जो पैसा लेने वाला है, एंड पे का मतलब वो जो पैसा ले रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखता है ड्रॉर यानी कि भैया जो पैसा निकाल रहा है। यानी अगर भैया मेरा बैंक अकाउंट है, मैं किसी को 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, तो पेई कौन होगा, मैं। पैसा निकाल कौन रहा है, भैया मैं ही निकाल रहा हूँ, तो ड्रॉवर भी इस केस के अंदर मैं ही होऊंगा एंड पेई भी मैं होऊंगा। यानी पैसा दे भी मैं रहा हूँ और निकाल भी मैं रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार अगर पैसा मैं देने वाला हूँ तो निकाल लूँगा फिर मैं ना, नहीं ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वाई को एक चेक दे दिया 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर पैसा निकालने वाला कौन है, मैं नहीं। पैसा बैंक जा कर के तो वाई निकालेगा, तो ड्रॉवर वाई होगा, लेकिन पे ही मैं यहाँ पर होने वाला हूँ। नेक्स्ट अपने में यहाँ पर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी SLR होता, देखो SLR इसका मतलब ये होता है कि RBI बैंक को बोलता है कि यार आप पैसा कमा रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको मैं 1% दूंगा, उतना पैसा आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर या फिर जहाँ पर मैं बोलूँगा वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों, जिससे सोशल वेलफेयर होगा, इकोनॉमी चलाने में हेल्पफुल होगा। अभी अराउंड 18% के अराउंड है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ डिटेल के अंदर। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि भाई आप एक शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, कोई माथा बच्ची नहीं है कि बिल्कुल ओवरड्राफ्ट की तरह ही है, लेकिन आपको कार्ड दे दिया कि भैया मेरे को कोई महंगी चीज़ खरीदनी है 15,000 रुपये की, तो मैं कौन लोन लेने बैठेगा 15,000 रुपये का। एक क्रेडिट कार्ड है, ये शॉर्ट टर्म लोन है, आपको 12 महीने के अंदर चुका दूंगा मैं पैसा। ये क्रेडिट कार्ड होता है, मंथली बिल आपके पास आता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड भी सेम होता है भैया, लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कट जाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल बात करने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि एक रेट है जिस रेट पर RBI कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा लैंड करता है। नेक्स्ट अपने पास होता है यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता का मतलब क्या कि बैंक के पास अभी कितना नकद रुपये है। अभी किसी के देखो केवल बैंक के लिए यूज़ नहीं होता, बिजनेस के लिए भी यूज़ होता है। यानी किसी बिजनेस के पास अभी कितना नकद रुपये है, यानी कितना कैश रुपये है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं भैया, एक बिजनेस के पास भी एक लैंड भी है मगर उसके पास बैंक अकाउंट भी है, तो भैया बैंक अकाउंट में भैया 10 लाख रुपए पड़े एंड जो का लैंड है वो 10 लाख रुपए का है। तो अगर हम देखें तो किससे हम जल्दी कैश को ले सकते हैं, बैंक अकाउंट से कैश निकालना काफ़ी आसान होता है ज़्यादा देन द लैंड। इसलिए बैंक अकाउंट की लिक्विडिटी हाई होती है एंड लैंड की लो लिक्विडिटी होती है। भैया नेक्स्ट हम होती है आपका डेट टू इनकम
रेशियो, यानी भैया आपका कितना इनकम से पैसा कट रहा है डेट को देने के लिए। अगर 20th वाला टर्म आप है ना कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, एंड उस टर्म को हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैंने इस वीडियो के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्विस बैंक मिस्ट्री को कवर नहीं करा है, वो मैं किसी अगले वीडियो में पक्का से कवर कर दूंगा। आप कमेंट करना मत भूलना, एंड 20th वर्ड जो मेरे को अगली वीडियो में रखना चाहिए वो भी कमेंट करना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, जय हिंद।